सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 87 यानी कि 87 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में कोविड-19 पर रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में पूछा गया है कि बेरोजगारी जितनी आप कह रही हैं उतनी नहीं है, तथा आपने यह भी पूछा है कि बच्चों के गाल खुश्क हो जाते हैं, कोई साधारण क्रिया बताएं, उस पर होगा। तीसरे व अंतिम भाग में आपने कहा है कि आप बैंकर रह चुके हैं, यह बताएं कि बैंक खाता धारकों से तरह तरह के चार्जेज ले रहे हैं, फिर भी काफ़ी सालों से घाटा दिखाते आ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सेवक इस वॉल्यूम को शुरू करने से पहले आपके 2 से 4 मिनट कुछ मुख्य बिंदुओं पर लेना चाहेगा। सर्वप्रथम क्योंकि आज हमारे माननीय नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं वर्षगांठ है, उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। माननीय नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक बंगाल प्रेसिडेंसी के ओडिशा डिवीज़न, जो कि ब्रिटिश भारत में उस समय था, हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। 1920 में उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 4था स्थान प्राप्त किया था, तथा 1921 में जलियांवाला नरसंहार की वजह से व्यथित होकर माननीय महात्मा गांधी जी से प्रभावित होते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की थी, तथा काफ़ी वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने के बाद कुछ मतभेद होने पर 3 मई 1939 को कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी जापान के सहयोग से अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ने के लिए आजाद हिंद सेना का गठन किया था। नेताजी द्वारा जय हिंद का दिया गया नारा भारतवर्ष का राष्ट्रीय नारा बना, तथा उनके द्वारा दूसरा नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा भारतवर्ष में अधिक प्रचलित हुआ था, तथा भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में आज़ाद हिंद सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था, तथा 18 अगस्त 1945 में, जबकि उनकी उम्र केवल 48 वर्ष थी, आर्मी हॉस्पिटल नान मून ब्रांच ताईहोक जापानी ताइवान में हुई थी, क्योंकि ऐसा देखने में आया है, पढ़ने में आया है कि वह प्लेन क्रैश हादसे की वजह से ऐसा हुआ था। अब आते हैं दूसरे बिंदुओं पर। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में पढ़ पा रहे हैं कि शराब किसी भी क्वांटिटी में प्रयोग करने से स्वास्थ्य को खराब करती है, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है। यह दी लांसेट पब्लिक हेल्थ पब्लिश्ड स्टेटमेंट में सामने आया है, तथा यह भी बताया है कि इसके प्रयोग से 7 प्रकार के कैंसर होते हैं, जिनमें से मुख्य हैं लीवर एंड ब्रेस्ट कैंसर, तथा यह भी बताया गया है मृत्यु होने से पहले मृत्यु का हो जाना, यानी कि प्रीमेच्योर मॉर्टलिटी तथा अपंगता भी इससे होती है। सेवक यहाँ आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा, आप सब अल्कोहल या शराब का प्रयोग अपने बच्चों व अपने आश्रित बुजुर्गों एवं परिवार एवं स्वयं के इंटरेस्ट में बंद कर दीजिए,
क्योंकि हमारी सरकारें तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि उनको इसकी बिक्री पर टैक्सेज, एक्साइज या कस्टम के रूप में मिलते हैं। सरकार भी सेवक की नज़र में एक कॉरपोरेट बन चुकी है जो आमदनी या रेवेन्यू जनरेशन में विश्वास रखने लग गई है, चाहे लोगों का स्वास्थ्य क्यों न खराब हो। इस न्यूज़पेपर कटिंग में जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली तारीख 16 जनवरी 2023 से है, आप पढ़ पा रहे हैं कि भारतवर्ष की कुल वेल्थ का 60% से ज़्यादा हिस्सा 5% लोगों के पास है। यह ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया है। इसमें आप यह भी पढ़ पा रहे होंगे कि अरबपतियों की कमाई पैंडेमिक डेज से पिछले साल नवंबर तक 121% बढ़ी है, तथा इसमें यह भी बताया गया है कि इनको प्रतिदिन की कमाई 3608 करोड़ रुपए हुई है, जैसा कि आप पैरा 1 में देख रहे हैं। तथा पैरा 2 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि 50% कम आय वाले लोगों के पास 3% वेल्थ है, कि जो 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 3% ही वेल्थ है। इस रिपोर्ट को सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडियन स्टोरी के नाम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डेवॉस स्विट्जरलैंड में साझा किया गया है। तथा इसमें यह भी बताया गया है कि भारतवर्ष में 2020 में 102 अरबपति थे, यानी कि बिलियनियर थे, तथा 2022 में 166 यानी कि 166 हो गए हैं। तथा पैरा 3 में आप पढ़ेंगे कि भारतवर्ष में 100 अमीर लोगों के पास 660 बिलियन वेल्थ है, जिससे भारतीय सरकार का 18 महीने का बजट चलाया जा सकता है। अगर भारतीय अरबपतियों पर 2% भी वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो इस फंड से अगले 3 साल तक माल नोरिश बच्चों को, लोगों को न्यूट्रिशन के खर्चे पूरे हो सकते हैं। तथा पैरा 4 और 5 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय अमिताभ बेहर जी ने, जो ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, भी बताया है कि गरीबों द्वारा टैक्स एसेंशियल आइटम्स एंड सर्विसेज पर अमीरों से ज़्यादा दिया जा रहा है। सेवक इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहेगा कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। यह कहावत आज भी सत्यार्थ है। इस न्यूज़पेपर कटिंग जो कि दी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 14 जनवरी 2023 की है, आप हेडिंग में ही पढ़ पा रहे होंगे कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हिट्स $100 बिलियन फॉर फर्स्ट टाइम। यह डाटा चाइनीज कस्टम द्वारा रिलीज किया गया है। आप यह भी पढ़ पा रहे होंगे कि चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन चलने के बावजूद भी हमारा व्यापार $136 बिलियन का हुआ, जिसमें से $119 बिलियन का हमने चाइना से इंपोर्ट किया है, तथा हमारे यहाँ से $17.5 बिलियन चाइना को एक्सपोर्ट किया गया है। यानी कि ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन से ज़्यादा का हो गया है, जो कि 2021 में $69.6 बिलियन था। अब आते हैं प्रथम भाग पर। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में पैरा नंबर 1, 3, 2 और 4 पर पढ़ पा रहे होंगे, दी टास्क फोर्स जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, कहाँ से? इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, जिसे IPHA कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसे IAPSM कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट्स, जिसे IAE कहते हैं, ने कहा है
कि जिन लोगों को कोविड हुआ है उनको प्राइमरी डोजेज, प्रिकॉशनरी डोजेज या एडिशनल डोजेज से कोई फ़ायदा नहीं होगा, या यूं कहें कि दोबारा कोविड होने का चांस कम है। उनकी राय है कि जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं या जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई उनको वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, जिसकी शुरू में मार्क 2 पैरा में कहा है तथा यह भी कहा है कि अब कोविड पेंडेमिक को ख़त्म हुआ डिक्लेयर कर देना चाहिए तथा ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए कि दवाई बनाने वाली कंपनियां एवं फार्मास्यूटिकल्स इसका मिसयूज न कर सकें। यहाँ सेवक भी यह साझा करना चाहेगा कि ये तीनों बिंदु पर डॉक्टर लुइस मोंटेगियर जी ने, जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट एंड वीरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ नोबेल पुरस्कार विजेता भी बन चुके हैं, उन्होंने भी इस वैक्सीन के बारे में अपने विचार साझा किए थे और दुनिया के साइंटिस्ट को यह भी बताया था कि आपकी यह बहुत बड़ी भूल होगी तथा आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 83 में इस नई न्यूज को सेवक ने साझा भी किया था। अब प्रश्न यह अभी भी सुलझा नहीं कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई तथा जिनको अभी तक कोविड टच भी नहीं कर पाया या जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं उनको भी लगाना क्यों जरूरी है, इस पर भी एक्सपर्ट्स की विशेष चर्चा होना चाहिए, क्योंकि इस विषय में सेवक ने आपके साथ आरोग्य लहर वॉल्यूम 84 में यूएस की एक रिपोर्ट साझा की थी कि जिसमें दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों को जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उन्हें कोविड पाया गया, जबकि उनको कोविड वैक्सीन पूरी तरह लगी हुई थी। अब आते हैं भाग 2 पर, जिसमें आपने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है जितनी आप कह रहे हैं। सेवक समय समय पर आपके साथ इस विषय पर न्यूज़पेपर कटिंग्स को भी साझा करता आ रहा है, लेकिन आज भी आप इस न्यूज़पेपर कटिंग के हेडिंग्स में ही पढ़ पा रहे होंगे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल और ड्राइवर की जॉब के लिए आवेदन देने आए तथा उन्होंने आवेदन दिया। आप इसमें यह भी पढ़ पा रहे होंगे कि कुल आवेदनकर्ता 73,242 थे और इस पोस्ट के लिए जो स्टैंडर्ड एजुकेशन थी वो भी 12th पास थी। लेकिन आप इसमें यह भी पढ़ पा रहे होंगे इसमें से पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इत्यादि मिलाकर 3,238 थे। अब आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। लेकिन सेवक आज फिर दोहराएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारे देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। अब आते हैं आपके इस विषय पर कि बच्चों के गाल व चीक्स खुश्क रहते हैं, इस पर कोई क्रिया व उपाय बताएं। इस विषय में सेवक आपके साथ साझा करना चाहेगा कि आप अगर वॉल्यूम 86 वाली क्रिया भी बच्चों को कराएंगे जिसमें चक्रासन मुद्रा है, या वॉल्यूम 64 की क्रियाएं भी करवाएंगे तो उससे भी बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। तथा उसके साथ साथ अगर आप यह सामने जो पिक में ग्लिसरीन एवं गुलाब जल की बोतल्स देख रहे हैं, अगर आप इनमें से जो तीसरी बोतल आप देख रहे हैं पंप के साथ, इसमें अगर आप आधी ये वाली पंप वाली शीशी ग्लिसरीन की तथा आधी गुलाब जल की भर लेंगे और थोड़ा सा उसको हिला के शेक करके अगर आप 5-7 बूंदें हाथ पर लेकर उनके गालों पर व हाथों पर जहाँ पर भी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि स्किन पहले दिन से ही सॉफ्ट एंड ग्लोइंग होनी शुरू हो जाएगी। आप 1-2 घंटे बाद धो भी सकते हैं, ऐसा सोते समय भी कर सकते हैं,
और जब बच्चे या आप घर से बाहर जाएं तब भी कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे व अंतिम भाग पर, जिसमें आपने बैंकों के बारे में प्रश्न किया था कि बैंकों का इतने चार्जेज वसूल करने के बाद भी खाता धारकों से तथा जीएसटी लेने के बावजूद भी इतने घाटे क्यों हो रहे थे। इस पर सेवक आपके साथ इकोनॉमिक टाइम्स न्यू दिल्ली 16/1/2023 की कटिंग साझा कर रहा है, जिसमें आप पढ़ पा रहे होंगे कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने यानी कि NARCL ने एक कंपनी जिसका नाम कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में है तथा जिस पर 2623 करोड़ की देनदारी निश्चित की गई है, 100 करोड़ की पेशकश की है, तथा एक गुजरात की नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी ने जिसका नाम राज राधे फाइनेंस कंपनी है 130 करोड़ की बिड दी है। तथा आप यह भी पढ़ पा रहे होंगे कि इसी कंपनी CCCL के प्रमोटर श्री R सारावेश्वर जी ने 332 करोड़ की ऑफर दी है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सेवक ने एक पिक तैयार की है, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो बैंकों का अमाउंट इन्वॉल्व है वो भी उस समय का जबकि यह देनदारी निश्चित की गई थी कि बैंकों को कितना नुकसान हो रहा है। ये आखिर में ही आप देखिए कि NARCL की बिड एक्सेप्ट होती है तो बैंकों को 2271 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर राज राधे फाइनेंस कंपनी जो कि गुजरात से है उसकी बिड सैंक्शन होती है तो 2244 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर प्रमोटर श्री R सर्वेश्वर जी की बिड फाइनल होती है तो 2062 करोड़ का यानी कि 2062 करोड़ का फिर भी नुकसान हो रहा है। इस प्रकार से आप अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे और न्यूज़ भी कई बार हो सकता है सुनी हो आपने कि कितनी ही कंपनियां इस तरह से अपने अकाउंट्स को या बैंक्रप्सी कोड में उनके अकाउंट्स को सेटल किया जा रहा है। यह बट नेचुरल है कि ये सारा बर्डन बैंकों पर पड़ रहा है और पड़ा भी है। निश्चित तौर से ये लाखों करोड़ का बर्डन इस प्रकार से बैंकों पर पड़ा है जो कि उन्होंने अपनी बैलेंस शीटों में इसको NPA दिखाकर समय समय पर अपने प्रॉफिट का शेयर इसमें एडजस्ट करती हुई आ रही हैं। दूसरी तरफ सेवक आपके साथ यह भी साझा करना चाहेगा कि ऐसा कौन सा कारण है कि जो प्रमोटर उस कंपनी में इतना उन्होंने बैंक्रप्सी कोड तक ले गए और अब वो बिड में शामिल हो रहे हैं। ऐसा पहले भी कई कंपनियों में ऐसे एग्जाम्पल आए हैं। क्या उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए थी कि उन्होंने ऐसा कंपनी को बैंकरप्ट कैसे बना दिया और अब उनके पास ये एसेट्स कहाँ से आ जाते हैं जब कंपनी जो है बैंक्रप्सी कोड में ऑक्शन के लिए या एसेट्स की सेल के लिए जाती है। अब सेवक इस वॉल्यूम को समाप्त करने से पहले आपको यह भी साझा करना चाहता है कि आपने अपने आरोग्य लहर वॉल्यूम 84 में पानी की शुद्धता पर सवाल उठाया था। तो आप इस कटिंग में देख पा रहे होंगे कि जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन माननीय श्री सौरभ भारद्वाज जी ने DJB के ऑफिशियल से कहा है कि इस विषय प्लान की रिपोर्ट के साथ आएं तथा श्री माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार जी ने भी DJB को डायरेक्ट किया है कि पानी की शुद्धता पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम को लाएं। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।